मौजू है जमात अहमदिया के मेंबरान और ख़ास तौर पे मिर्ज़ा ख़ानदान के जो मेंबरान हैं वो जिनसी बिरारवी में किस कदर मुलव्वस हैं और उनके खिलाफ मुकदमात जो हुए उनका फ़ैसला हुआ या क्या फ़ैसला हुआ ये हमें आज तक नहीं पता चलता रहा, क्योंकि वो इस बात को दबा देते थे और बाहर नहीं निकलने देते थे। लेकिन अब चूँकि सोशल मीडिया है जिसकी वजह से अब खबरें जो हैं वो बाहर आती हैं और आवाम को पता चलती हैं और सब लोग इससे आगाह होते हैं। तो इस सिलसिले में सबसे पहले जो किसी एक मिर्ज़ा ख़ानदान के एक फ़र्द को जो कि जिसके खिलाफ मुकदमा चला और उसको सज़ा हुई, तो इस सिलसिले में ये हमारा प्रोग्राम है। इसमें मैं दावत देती हूँ आफ़ाफ़ अज़हर साहिबा को, जो कि हमारे ग्रुप की एडमिन हैं, और उन्होंने ये प्रोग्राम सारा करना है, मतलब उन्होंने इस बात पे बहस करनी है और बताना है। तो चलिए मैं दावत देती हूँ आफ़ाफ़ अज़हर साहिबा को, वो आएँ और इस बारे में कुछ बातचीत करें। जी अस्सलाम वालेकुम ज़ाहिदा, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। क्या इस पे तबसरा करें प्लीज़। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आफ़ाफ़ अज़हर साहिबा, हम अभी प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि जमात अहमदिया के मेंबरान जिनको के जिनसी बिरारवी में सज़ाएँ हुई, और ख़ास तौर पे मिर्ज़ा ख़ानदान के अफराद जिनके ऊपर जिनसी बिरारवी के मुकदमात थे और उनको क्या सज़ाएँ हुई, अभी एक ख़ास खबर सामने आई है, आप इस पे तबसरा करें प्लीज़। जी, जिस खबर पे मुझे अभी तबसरा करने के लिए कहा गया है, ये खबर जो है इस तरह जिस तरह कि आप देख लें, इस खबर के अंदर लिखी है तफसील कि ये इमरान अहमद साहब जो हैं मौसूफ़, इन्होंने अदालत से दरख्वास्त की थी कि वो एक अहमदी हैं और हम जिन्स परस्त भी हैं। इसके अलावा केस में उनके शराब पीने का भी जिक्र मौजूद है। ये भी है कि अगर पब्लिक में सामने आ गया तो ये केस उनके लिए खतरा भी बन सकता है। इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि इसकी समाअत को खुफिया तरीके से की जाए और मीडिया कवरेज पर पाबंदी लगाई जाए। मगर अदालत ने उन्हें कहा कि मुलजिम की साख का नुकसान अदालत की खुफिया समाअत के लिए कोई जवाज़ नहीं। खुला इंसाफ, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी का संग बुनियाद है और रहना भी चाहिए। ये इस केस की बड़ा एक अहम जो कड़ी है। आप इसमें तवज्जो दीजिए, ये बुनियादी चीज़ है। ये जो माइंड सेट है ना, ये बुनियाद है पूरी, जिस पे अब मैं बात करने जा रही हूँ आगे। जी ज़ाहिदा बात ये है कि इस खबर में असल चीज़ ये है कि इनका जिस तरह मैंने बयान किया है कि इसको हैंडल करने का तरीका जो बहुत बहुत नेचुरल और कॉमन है, जमात अहमदिया का ये तरीका जो है ना, यही एक तरीका है। और दूसरा ये कि इनकी मैं तारुफ करवा दूँ कि ये हैं कौन, ताकि बात को समझना आसान हो जाए। बाकी जो लोगों उन लोगों के लिए जो इस रवैये को नहीं समझते, उनको मज़ीद एक्सप्लेन मैं कर दूँगी बाद में। ये जमात अहमदिया के जो चौथे खलीफा मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब थे, उनकी बेटी मोना है जो, उसके देवर हैं ये इमरान जो है, उनके दामाद की, यानी कि उनके दामाद के छोटे भाई, जिनको जो मुजरिम करार पाए हैं, जिनको सज़ा सुनाई जा रही है। अब बात कहने की, ये जमात अहमदिया के जितने खुलफा हैं या जितने मिर्ज़ा ख़ानदान हैं ओवरऑल, आप उनका अगर तरीका देखें, इनका ये शादियाँ आम लोगों में नहीं करते। इनके हमेशा वडेरे, जागीरदार और ये इन लोगों के अंदर ये शादियाँ करते हैं और यही इनका माइंड सेट है। आम पब्लिक के लिए जो मुक़द्दस चेहरे हैं वो दर हकीकत जागीरदाराना या वडेरों की जो नफ्सियात के हामिल हैं, और यही वो नफ्सियात है जो आपको यहाँ भी नज़र आ रही है। इस केस को हैंडल करने में जो इनकी दरख्वास्त इन्होंने दी थी कि इनकी साख को नुकसान पहुँचेगा, किससे? आम पब्लिक से, क्योंकि साख इन्होंने बनाई होती है अपनी ना अकीदतमंदों की नज़र में। इनको तो बहुत फ़र्क पड़ता है, गो के अदालत के लिए ये आम केस है, लेकिन उनके लिए तो बहुत ख़ास केस है ना। और ये अगर केस सामने मंजर आम पे आया है तो इसीलिए आप आया है क्योंकि ये बरतानिया में थे। अगर ये रब्वा में होते, जिस तरह के रब्वा के बेशुमार, या कादियान या पाकिस्तान या कहीं वहाँ के, तो वहाँ ये केस कभी भी सामने ना आता। और आता भी तो इस तरीके से आता कि आप कोई इतना कोई मान ही ना रखता ये चीज़ें ना। इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये एक तो मैं आपको शुरू से ये बात जो समझाती आ रही हूँ, वो ये कि हम लोग आम पब्लिक जो है, जो जो जमात अहमदिया के बाहर के हैं, गैरस जमात लोग हैं, वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि, या उनके लिए ये बुला इल्म है कि जमात अहमदिया की जो नफ्सियात है बाकी लोगों की नफ्सियात से बिल्कुल अलग है। इनको हमें अलग, जिस तरह ग्रोह की नफ्सियात होती है, हर ग्रोह की एक बाकायदा नफ्सियात होती है। वो उनके जो वहाँ मौजूद माहौल होता है, या वहाँ जो एक प्रैक्टिस की जा रही होती हैं देर पास नस्ल दर नस्ल, उनसे वो डेवलप होती हैं वो नफ्सियात। और वो उनका जो उनमें रहने वाला फ़र्द जो है, उसका उस ग्रोह का वो उसकी उन चीज़ों से ग्रो होता है उनके साथ, और वो एक स्पेशल उनका एक आइटम पीस बन जाता है। तो जमात अहमदिया के मेंबरान भी जो आइटम पीस बने हुए हैं, वो उसकी वजह, ये मॉडल जो बने हैं, उनकी जो नफ्सियात है, उसकी वजह यही है कि उनकी जो प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस आप देखेंगे कि हमें भी बचपन में ये चीज़ें सिखाई जाती थी। आप ज़रा गौर करें कि हर बात पे इज़हार करने से पहले हमें कहा जाता था कि आप इज़हार से रोका जाता था। हमें हर किस्म का जो इज़हार है फ़ौरी उससे पाबंदी लगाई जाती थी, उसको गलत करार दिया जाता था। और हमारी तरबियत का ये एंगल था कि हमें बताया जाता था कि देखिए हजूर क्या कह रहे हैं इसके बारे में। पहले हमने हमेशा, चाहे वो अच्छाई हो, बुराई हो, अफसोस की खबर हो, जुर्म की खबर हो, या आप समझ लें किसी भी एंगल पे कोई भी खबर हो, हमें ये चीज़ समझाई जाती थी कि हमारा तरीक़ाकार ये होना चाहिए उस खबर पे इज़हार फ़ौरी करने की बजाय, कि हमने फ़ौरन देखना है कि हजूर ने उसके ऊपर क्या कहा, फिर जमात का उसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है। इन दोनों के बाद हमने वही बात करनी है जो उनका मौक़िफ़ है।
तो ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसके बाद आपके अंदर का जो सेंसर सिस्टम होता है ना, हर इंसान के अंदर अच्छाई बुराई को नापने का और एक सही और गलत को जांचने का एक फितरी पैमाना मौजूद होता है। आपके अंदर, मेरे अंदर बचपन से एक सेंसर सिस्टम लगा होता है जो एज के साथ हमारी शऊर और फिक्र, हालात और माहौल के साथ डेवलप होता है। और अगर जितना फेयर और जितना आज़ाद और बेफिक्र माहौल होगा इर्द गिर्द हमारा, जिसमें फ़िक्र हमें जो है हमारी ग्रो होगी, तो हमें हमारे अंदर ये जो डेवलप हो रहा होता है, ये जो सेंसर सिस्टम, ये स्ट्रांग होता जाता है। लेकिन जहाँ पे आपके ऊपर इस तरह की बंदिशें लगा दी जाएँ कि आपके सेंसर सिस्टम के दरमियान में अकीदत को ऐसे हायल कर दिया जाए कि आपका जो डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, जो आपका कनेक्शन है डायरेक्ट आपके फितरी निज़ाम से, तो वहाँ पे हमारा रोबोटिक समाज बन जाना बहुत नेचुरल है। और वो उसके दरमियान में फिर हम लोग क्या बनते हैं, हम लोग वही बात करते हैं। हमारा सेंसर सिस्टम तो ख़त्म हो गया ना यहाँ पे, कि हम कोई भी बात बर वक्त नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते ये गलत है, ये गलत है, दैट्स इट। हम उस पर कोई अपनी राय नहीं रख सकते। हमें गलत को गलत कहने के लिए भी जमात का मौक़िफ़ पता करना ज़रूरी है। दैट्स द मेन इशू। ये कोर इशू ये है, आप इस पे तवज्जो दीजिए। और यही बात मैं आपको असल में आगे जो वजाहत से बताऊंगी कि इस खबर में भी जो है हमारे आगे ये जो मेन पॉइंट है ना, इसको कैसे एक्सप्लॉइट किया गया है, जो इस ग्रुप की नफ्सियात में किस तरह इस जो पॉइंट को हमारे ऊपर लागू करने के बाद इन्होंने कैसे उससे जो है बेनिफिट्स लिए हैं। जब आपके पास अच्छे बुरे सही गलत का पैमाना नहीं रहता, आप हर बात के लिए उनको देखते हैं, तो आप उनके वफादार पालतू कुत्ते बन जाते हैं। आप वही बात करते हैं जो उनकी ज़ुबान बोलते हैं, उन्हीं की बात करते हैं। और ये इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो उन्हीं को जाता है, उस मफाद परस्त टोले को जिन्होंने आपको अपना पालतू बनाया होता है। और यहाँ पे भी यही नफ्सियात है। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ, अगर मैं आपको बताऊँ कि बचपन से लेकर मैंने बेशुमार ऐसे ख़ानदान, अच्छा मैं यहाँ पे मिर्ज़ा ख़ानदान को ही अकेला टारगेट नहीं करूँगी, मैं तमाम ओवरऑल मुआशरे को बताऊँगी कि ये ऐसी कोई ख़बर नहीं है मेरी नज़र में कि जो बहुत ख़ास हो या जिसकी सिर्फ जमात अहमदिया का खासा हो। या मैं यहाँ पे ये भी टारगेट नहीं करूँगी कि जमात अहमदिया ही है जिसके अंदर ये होता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ। यहाँ पे ये एक हर इंसानी मुआशरे में इस तरह के मसाइल होना या इस तरह के मसाइल पाए जाना बहुत नॉर्मल और फितरी चीज़ें हैं। हाँ, ये मसाइल जो आते, हर मसले के पीछे एक वजह होती है। और जब एक घुटन वाला मुआशरा होता है जहाँ पे इतनी बंदिशें होती हैं, वहाँ पे इस तरह के मसाइल निकलना बहुत कॉमन और बहुत नॉर्मल चीज़ है। इसकी वजह बुनियादी तौर पे घुटन होती है, ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन इनको प्रॉपर हैंडल किया जाना चाहिए। जिस तरह हर जुर्म की एक नफ्सियात होती है, हर जुर्म की एक पीछे से निकलने की एक वजह होती है। अगर आप वजूहात दूर कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी जो रद्द अमल हैं या उनके अवामिल हैं, वो ऑटोमेटिकली बदलना या बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पे इंसानी माशरे हमेशा ऐसे ही जो है डील किए जाते हैं। ये इंसानों के साथ डील करना जो है फितरी अवामिल को सामने रख के उनके फितरी जो चीज़ें हैं उनको उनको वापस बहाल करना होता है। अगर हम उनके आगे बंदिशें लगाते जाएँ और उनको स्ट्रॉन्ग करते जाएँ, उनके आगे मुसर रहें अपनी बोसीदगी पे, तो फिर ये मामला बिगड़ते हैं। हमारे यहाँ ये इशू है कि बजाय जो आज दुनिया का इल्म हमारे पास मौजूद है, हम उससे फ़ायदा उठा के अपने माशरे की हालत सुधारने के किसी भी एंगल पे चले जाएं ओवरऑल, हम बजाय उनको समझने के हम अपनी बोसीदा रवायात को ऐसे गले से लगाया हुआ है कि हम इंसानों को कुर्बान कर रहे हैं। इंसान वहाँ तिल तिल मर रहे हैं, इंसान वहाँ मुजरिम बन के नफ्सियात मुजरिमों की पा रहे हैं, वो घुटन से वो बुरी तरह बौखलाए हुए हैं, उबल रहे हैं, लेकिन हम मुसर हैं कि वी आर राइट। ये दैट्स अ कोर इशू, ये जो हमारे पूरे मुआशरे का इशू है। और इसी तरह इसमें जमात अहमदिया में क्यों ये आता है, इसकी वजह ये है जमात अहमदिया में कि ये एक ऐसा ग्रोह है जिसकी नफ्सियात ऊपर से एक ही डोर से हिलती है जो खलीफा वक्त है। अब वहाँ से जो नफ्सियात हिलेगी, जबकि नीचे ग्रोह पूरा जो है वो लुथड़ा हुआ है उसी एक चीज़ में जो हमारे पूरे माशरे के अंदर मौजूद है। अब हम बचपन में देखते आते थे कि मिर्ज़ा ख़ानदान, जिनको बड़ा मुकद्दस ताज पहना के हमारे ऊपर इनकी तबरक़ात हमारे मुँहों में ठोंसे जाते थे, उनके आप देखें, उन्होंने उनके करतूत देखें तो घिन आती है। और मैं हैरान इस बात पे होती हूँ कि लोग यहाँ जो है जवाज़ दे रहे होते हैं कि नहीं, मतलब जिस तरह अब निदा वाले वाक़या में देख लें कि निदा को पागल करार दिया जा रहा है, फिर फ़ायज़ा को ये कहा जा रहा है और लुकमान की हमायत की जा रही है। मतलब क्योंकि ये मर्द ज़दा समाज है ना, ये मर्द परस्त नज़रियात हैं, ये मर्दों की पूजा करने वाले लोग हैं। अगर ये मर्दों की पूजा नहीं करेंगे तो ये कैसे अपने अकायद संभाल पाएंगे। इनका काम ही ये है कि जब औरत की ज़बान ज़रा खुलती है तो उसको फ़ौरन इसकी कमर तोड़ दो, करदार पे हमले कर दो, उसका दिमाग ख़त्म कर दो, ताकि वो औरत ख़त्म हो जाए और उसके बाद आप अपनी अयाशी करो, आप अपने ये अकायद लिए इनको पगड़ियाँ पहन के अपने अकायद की ये मर्द परस्त जो रवायात हैं इनको आप जितनी दूर फैला सकते हो फैलाओ। तो ये इन लोगों ने तरीके हमेशा, क्योंकि इनमें आप इनके माइंड सेट देखो तो जागीरदाराना है, ये जागीरी है, ये क्या है, वडेरापन जो है ये सेम वही है ना।
कि इन लोगों ने हमेशा हमें तकद्दुसात के झांसे दिए हैं, लेकिन अंदर से तो वडेरा शाही है, साफ सिंपल। औरतों के दिलदादा, हम जिन्स परस्ती, मतलब ये तमाम क्या चीज़ें हैं, मतलब आप देखें इनके अंदर मौजूद हैं तमाम ऊपर। अच्छा, यहाँ पे ये भी आपको बताऊं कि अगर ओपन माशरे के अंदर ये हम जिन्स परस्ती हो या अयाशी हो या लौंडेबाजी हो, या समझ लें औरतों के अंदर ये जो जिस तरह जितनी भी रंगीन मजाजियाँ हैं पाई जाएं, तो मुझे मैं फिर भी उनको कुछ मार्जिन दूंगी। आम माशरे में अगर होता है ना ये, लेकिन अगर कोई इंसान मुकद्दस ताज पहन के अपने हमें भाषण देता हुआ अंदर से ये करेगा, तो मैं उसको मेरे लिए नज़र में उसके पास 0% टॉलरेंस है। मैं उसको रत्ती भर भी मार्जिन नहीं देती, इसलिए कि ये मेरी नज़र में बहुत बड़ा जुर्म है। ये जुर्म इसलिए कि ये वो मुनाफकत है कि आप हमें पूरे मजहब परस्त हैं, आप अपने मजहब के मुझे भाषण देंगे कि यू आर द बेस्ट, यू हैव द बेस्ट जिसे कहते हैं, आपके पास निज़ाम है दुनिया में, क्या सबसे बेहतरीन चीज़, और आप खुद ही उस पर अमल नहीं कर रहे, तो ये धोखा है। इसका मेरे पास कोई भी दूसरा जिसे कहते हैं ऑप्शन नहीं है। मैं इस चीज़ को कतई भी कबूल नहीं करती, क्योंकि ये है मुनाफकत खुली। ये जो चीज़ आप खुद अमल नहीं कर पा रहे, वो मुझे क्यों सुना रहे हो? पहले खुद तो अमल करो, चीज़ आपकी है, अमल करके बताओ। दैट अगर आप अमल नहीं कर रहे, दैट्स मीन कि वो अमल करने के काबिल नहीं है। अमल करने के काबिल जो है ही नहीं, वो आप मुझे कैसे भाषण दे सकते हैं? सिंपल बात है। ठीक है। अब यहाँ पे भी यही चीजें हैं कि जो चीजें आपने खुद पे अमल नहीं की, बड़े बड़े खुतबात हमें सुना दिए, क्यों? क्या ये मुनाफकत नहीं है? क्या ये धोखाधड़ी नहीं है? और इस मुनाफकत में आज हमारे मुआशरा बुरी तरह लुथड़ा हुआ है। आप देखेंगे जितने मजहबी नजर आते हैं चेहरे, वो अंदर से ऐसे ही घिनौने हैं। और यहाँ पे मुझे इतराज है, मुझे मजहब से दुश्मनी नहीं है, इस मुनाफकत से दुश्मनी है, ये डबल डिप्लोमेसी से दुश्मनी है। आप जो हैं वही कबूल कीजिए, वही सामने आए, तो हम गले लगाएंगे उन चीज़ों को, क्योंकि इंसान बीइंग ह्यूमन, हम इंसान की अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब देख के समझ के सुलझाना चाहते हैं। अब जमात अहमदिया का हमेशा से यही रवैया रहा है कि इन लोगों ने अपने मुजरिमों को या तो पर्दापोशी की है, या अपनी साख बचाने के लिए आपने उन चीज़ों के ऊपर जो है नकाब चढ़ाए हैं, उनको छुपाने की कोशिश की है, उनको जमाती मौक़िफ़ के कारपेट तले दबा दिया गया है। या फिर आप लोगों ने जो अमूरे आमा बनाई है, कज़ा बोर्ड बनाई हैं, आप अगर उनके फ़ैसले देखें तो आपको वहाँ पे भी 99.9% फ़ैसले यकतरफ़ा और बेबुनियाद और गलत नज़र आते हैं, जिनमें किसी भी तरह इंसाफ नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके मौक़िफ़ जो ऐसे हैं, ज़हनीत जो ऐसी है, उसके अंदर किसी तरह की इंसानियत जो पाई नहीं जाती, सफाकियत है, मुनाफ़िक़त है, तो आपको इंसाफ का क्या पता कि वो है क्या? इंसाफ तो इन चीज़ों से बहुत बालातर है। इंसाफ तो जिन्स को भी किसी तौर खाते में नहीं लेके आता। मर्द हो या औरत हो, दोनों के लिए बराबर इंसाफ दिया जाता है। आपके यहाँ तो औरत का वजूद ही कोई नहीं है, आपके यहाँ तमाम नज़रियात ऐसे हैं, तो इंसाफ क्या खाक होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे एक तो अंदरूनी अदारे करप्ट हैं, उनकी वजह आपके माइंड सेट है। बैरूनी माशरे में जो आपको इंसाफ देने वाले अदारे हैं, वहाँ पे आपका पैसा चलता है, आपकी सिफारिशें चलती हैं, वहाँ पे आप इंसाफ खरीदते हैं। पाकिस्तान के पूरे मुआशरे में आपका असर रसूख जो है आपके आला तबकात का, वो चलता है। हाँ, आम अहमदी के लिए नहीं, वो कत्ल भी होता है, वो मरता भी है, वो सो कॉल्ड शहादत भी जो अपन जिसके रुतबों पे आप फाइज करवाते हैं, मैं तो उसको मजहबी जंग कहूँगी, उसमें भी अब वो बेचारा शिकार होता है, वो तसुबात की चक्की में भी पिसता है। आम अहमदी बुरी तरह शिकार है, लेकिन जो आला तबकात के ऊपर बैठे हुए हैं मुकद्दस चेहरे, वो हर तरह से जो है उन चीज़ों के मुफाद ले रहे हैं, उन चीज़ों से वो अय्याशी में है। वो पैसे के मामले में भी हर तरह से वो, मतलब वो मुकम्मल तौर पे जिसे कहते हैं मुफाद में अच्छी तरह, वो जिसे कहते हैं ना दोनों हाथों से मुफाद लूट रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे ज़माने से पहले की बातें हैं, मुझे बहुत सी ख़वातीन जो हैं जो मेरी अम्मी की एज की या आंटियों की एज की थी, उनसे भी मुझे बहुत सी स्टोरियाँ पता लगती रही हैं। और इवन अभी भी मेरे पास कुछ ऐसी हैं जो बताती थी कि हम लोगों के दौर में तो मिर्ज़ा लुकमान के वाक़यात सुनने में बड़े आते थे, मिर्ज़ा फ़रीद, मिर्ज़ा लुकमान, ये बड़े अय्याश हैं, ये हैं, तो वो हैं, क्योंकि हमारे दौर में सामने वही थे उस ज़माने में। लेकिन हमसे पहली वाली जो थी नस्ल, उनके लिए मिर्ज़ा नईम बड़ा वाक़या था, ठीक है? वो मिर्ज़ा नईम के एक तो बाकायदा ख़ातून का वाक़या मेरे ज़हन में है। उनको भी इसी तरह मैं वाक़या सुनाना यहाँ पे क्या बताऊँ कि बल्कि सोचा था उसके ऊपर किसी डिटेल से बताऊँ उस चीज़ का पूरा एक स्टोरी की शक्ल में, कि वो भी बड़ा भयानक वाक़या था। इसी तरह एक बच्ची के ऊपर बाकायदा उसने रेप किया, और वो बच्ची जो थी वो नाबालिग थी, बल्कि नाबालिग क्या, पहली दफ़ा ही शायद मेरा ख़्याल है उसको कोई पीरियड आए होंगे बच्ची को, और वो 12-13 साल की उम्र में वो साथ ही प्रेग्नेंट हो गई। अब उस ज़माने में वहाँ एबॉर्शन के क्या मुमकिन है, और ऐसी एज में
एबार्शन होना भी तो बच्ची के लिए खतरा, बच्ची को तो पता भी नहीं, पहले तो बेचारी बता ही नहीं पाई घर आके, कि बाप इतना मोतकिद है इनका, मिर्ज़ा ख़ानदान का, वो बता ही नहीं पाई उसके साथ हुआ क्या है। फिर हमारे यहाँ बच्चियों में ऐसी बातें करना भी, सुनना भी एक बड़ा अलमिया होता है, ऐसे विक्टिम के लिए बोलना। वो जब तक वो बच्ची का ने बात की है तो वो उसे हमल ठहर चुका था, और वो जब प्रेग्नेंट हुई है तो वो उस चीज़ वक़्त सामने आया है मामला, तो उसके लिए अबॉर्शन करवाना या उस चीज़ को ख़त्म करना भी एक उसकी ज़िंदगी मौत का मसला बन गया। उसको वो बच्चा जन्म देना पड़ा, और बाकायदा उसके बाप ने जो है मिर्ज़ा नईम के वालिद साहब से जाके इस चीज़ की शिकायत की कि बच्ची ने बताया है कि मिर्ज़ा नईम के घर किसी काम से भेजा था तो ये बच्ची का रेप हुआ था। तो इस पे उन्होंने बाकायदा उसको जमात से भी निकाला, उनको उन चीज़ों से भी निकाला, फिर उनके घर के बाहर बाकायदा खुद पहरा रखा जब तक वो बच्ची का की डिलीवरी नहीं हो जाती, और जैसे डिलीवरी हुई है तो वो बच्चा फ़ौरन गायब करवा दिया गया, और उस बच्ची को की शादी अपने किसी ड्राइवर से कर दी जो पहले से शादीशुदा था, सिर्फ उसको चुप करवाने के लिए। और वो बच्ची एक शादीशुदा मर्द के साथ पहले बेचारी बच्चा पैदा करते ही वो उसे कहा गया बच्चा मर गया है, लेकिन बच्चा किसी को दे दिया उठवा के वहाँ से। के बाद उसकी शादी जहाँ की, वो सारी उम्र बेचारी तानों की सद में आई, ताने सुनती रही कि वो बद करदार थी, और जो बद करदार थे वो मुकद्दस ताज पहने उनके करदार के सर्टिफिकेट शाया करते रहे। और उसके बाद वो सुना था है कि वो बच्ची जो है बड़ी उम्र में, अब तो खैर राउंड अबाउट 70 से 70-80 के दरमियान एज होगी उसकी, बड़ी खतून, और वो सुना है जहनी तवाज़न खो बैठी हैं। अब जहनी उनकी हालत जो है इंतहाई जो काबिल रहम है। देखें, मैं यहाँ पे बता रही हूँ, आप उम्र का देखें, आप औरतों को पागल करने में आपको स्पेशलाइज़ किया हुआ है इस जमात ने। अब ये बड़े आराम से जो है वो कह देते हैं कि ये औरत तो पागल है। मैं बोल रही हूँ ना, मैं इनकी नज़र में पागल हूँ। क्यों? आपको भई मैं पैदा तो पागल नहीं हुई थी, माँ के पेट से तो नहीं आई थी। तो अपने माहौल पे तवज्जो दीजिए कि पागल कौन कर रहा है औरतों को। जब ऐसे मर्द, ऐसी सोचें, ऐसे नज़रियात और ये इस किस्म की चीज़ें होंगी तो अच्छा खासा नॉर्मल इंसान भी पागल होगा। तो भाई खुला पागल खाना तो आपके अपने अंदर मौजूद है माशरे में। इतने पागलों के दरमियान में कोई नॉर्मल इंसान भी अक्लमंद कैसे रह सकता है? पागल तो होंगी औरतें। औरतों में तो हसासियत ज़रूरत से ज़्यादा होती है। औरतों का तो पूरा सिस्टम आप देखें, उनका जो जिस्म का जो बर्थ सिस्टम है, हार्मोनल सिस्टम है, वो किस कदर एहसास है। उनके ऊपर तो ये मामलात, डिप्रेशन, स्ट्रेस जो है मर्दों की निस्बत डबल असर अंदाज होते हैं, उनके पूरे सिस्टम के ऊपर असर अंदाज होते हैं। तो उनका तो इन चीज़ों का फ़ौरन अटैक होना या नफ्सियाती अमराज में जाना या क्रिटिकल होना बहुत कॉमन है। और हमारे यहाँ इसी वजह से आपको नफ्सियाती अमराज औरतों में इतने बड़े पैमाने पे नजर आते हैं। उनकी वजह ये है, मर्द हैं ये सोचे हैं, ये इनके नजरियात हैं, इनके तकद्दुसात हैं। इनकी इनकी चादरें उधेड़िए, इनको पकड़िए, इनको नंगा कीजिए। असल में पागल ये कर रहे हैं जो अवामिल हैं, ये जो खुले फिर रहे हैं। इसे ये अब जिस तरह ये वाक़या आया है एक सामने, इस तरह के बेशुमार वाक़यात तारीख में गुजर चुके हैं, कई होते आए हैं हमारे सामने अभी भी। और लेकिन इनका क्या हाल होता है इनके पास, आपको एक तरीका बताऊं इनका फौरी रद्द-ए-अमल क्या होगा। अगर मैं तारुफ ना करवाएं ना आप इस वाक़े का, तो सब हर अहमदी इग्नोर करेगा, और वो आगे से कहेगा आपको कैसे पता ये अहमदी है, और ये अहमदी है ही नहीं। अगर आप पूरा तारुफ करवा देंगे कि ये फलां फलां है, तो आगे से कहेंगे हाँ तो क्या हुआ, जमात ने उनको निकाल दिया है ना, जमात ने डिसऑन कर दिया है। मतलब ये है कि आप मुजरिम को डिसऑन करके, उससे ताल्लुक तोड़ के आप खुद को पाकबाज साबित करते आए हैं हमेशा। जहाँ पे मुजरिम नहीं पकड़े जाते वहाँ खामोश रहते हैं, जहाँ पकड़े जाएं, मंजर आम पे आ जाएं, तो उनको डिसऑन करके पल्ला झाड़ लिया जाता है, और खुद ये साफ रहते हैं, और जो अपने आप को जाहिर करते हैं खुद मसीहाई करने आए हैं, खुद पाक साफ हैं, इनके अंदर कोई गंद नहीं है। जबकि अंडर द कारपेट इतना बदबू है, इतनी बदबू है कि गलाजत के ढेर लगे हैं, आपको कहीं भी देख लें। ये आपको आम है ये इनके रवैये, और ये समझते हैं कि नॉर्मल है, जबकि ये नॉर्मल चीज़ें नहीं है। ये चीज़ें अगली नस्लों के लिए बहुत ख़तरनाक हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको ये भी बताऊँ, मुझे यहाँ पे मैं बात अगर नहीं भी करूँगी इस खबर पे, मेरे या इस पे नहीं तबसरा करती, या मुझे इस खबर के होने या ना होने से रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ना कल इधर थी ना आज हूँ। हाँ, लेकिन अगली नस्लों को पड़ता है, जिसकी वजह से मेरा इंसानी हक है, मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं अगली बूढ़ों ने तो नहीं बदलना, ना ये जो बैठे हुए हैं अकीदतमंद के वो जो क्या कहते हैं, ये जो इनके लुथड़े हुए समाज के कि बनी हुई जो आइटम पीस हैं, इन्होंने बदलना है कहीं। लेकिन जो फ़र्क पड़ना है अगली नस्लों को, ये जो इधर पल बढ़ रहे हैं उनको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और वहाँ से अगर हम अभी बोलना शुरू करते हैं इन बातों के ऊपर, तो उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, उनके लिए रोशनदान खुलेंगे यहाँ काल कोठड़ी में, सुकून का सांस मिलेगा, कोई ऑक्सीजन आएगी, कोई बोल रहा है। तो सिर्फ इस वजह से हमें बोलना पड़ता है, वरना मुझे कोई शौक नहीं है कि यहाँ पे इनके मुंह दर मुंह लग के इन लोगों के इनसे अच्छाई बुराई के सर्टिफिकेट लूँ, इनके भाषण सुनूँ, या इनकी कल को जिस किस्म की बातें करते हैं मुझ तक पहुँचती हैं मुझे। और यकीन माने मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता इनकी बातों का या इन चीज़ों का, भले जो मर्ज़ी कह लें। लेकिन मैं जिसे कहते हैं ना, एक जिस तरह सर पे अगर कफन बांधा है, तो इसकी वजह यही है कि हमने जो गुजार ली जब आँखें खुलती हैं तो फिर इंसान कहता है कि ये बीनाई जो है दूसरों में तकसीम करे, और जो अंधे हैं उनको भी कोशिश करे किसी तरह के उनको बताए कि आँखें जो रखना जो है वो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है।
मैं आखिर पे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि आप सिर्फ इस वाक़ये को देख लीजिए कि आपको बेशुमार आजकल की तारीख में सोशल मीडिया की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हमें ये वाक़यात ओपन नज़र आने लगे हैं, और इनके निकल रहे हैं, वरना आज तक इन्होंने अपने वाक़यात जैसे छुपाए थे, जैसे दबाए थे और जैसे अंडर द कारपेट किए थे, इसकी मिसाल आपको तारीख में कहीं नहीं मिलेगी। और उसकी वजह यही थी, कंट्रोलिंग समाज। इन लोगों ने अपने आप को कंट्रोल्ड ग्रोह बनाने के लिए ये तमाम वाक़यात इतनी बुरी तरह दबाए हैं, हालांकि रब्वा में कत्ल भी होते रहे हैं, रेप भी होते रहे हैं, फ्रॉड भी होते रहे हैं, धोखे भी होते रहे हैं, नाम लें कौन सा जुर्म, लौंडेबाजी नहीं हुई, क्या 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 नहीं हुआ, लेकिन हर काम दबाया गया है। क्यों? क्योंकि आपने ज़ाहिर करना था कि दुनिया के ऊपर आपकी वो चीज़ें सामने ना आएँ। आपकी जो पब्लिक है, आपके लोग जो अकीदतमंद हैं, वो आपको फ़रिश्ते समझते रहें। आपके अंदर कोई बुराई नहीं है इंसानों वाली। आप फ़रिश्ते वो उफ़क़ से उतरे हैं और फ़रिश्ते बन के ही आपको वापस लौटना है। आप मसीहाई करने आए हैं दुनिया की। दुनिया तमाम जो है बुराई का मंबा है। आप अकेले जो हैं मसीहाई का ताज पहने हैं, जिनके अंदर कोई इंसानी बुराई मौजूद नहीं है। ये है इनका माइंडसेट। तो इसलिए ये जो गलत फ़हमियों हैं कि ताज पहने हैं ना, इनको उतारने की ज़रूरत है। हम भी इंसान हैं, बाकी हर दूसरे ज़मीन पे मौजूद इंसान की तरह। हम में हर वो चीज़ मौजूद है, अच्छाई, बुराई, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, हर वो चीज़, अच्छा करने की सलाहियत, बुरा करने की जो इरादे तमाम मौजूद हैं। इसके लिए माहौल दरकार होना चाहिए, सोच दरकार होनी चाहिए, फ़िक्र जो है इन चीज़ों को डेवलप करती है। आपके सेंसर सिस्टम जो है उनको अलाइव होना चाहिए। जब तक ये सिस्टम आपके फ़ितरी निज़ाम वर्क करता रहेगा प्रॉपरली, तो आप बेहतरी के साथ ग्रो होते जाएँगे। इंसान रहना फरिश्ते से कहीं बेहतर है। आप इंसान के पास दोनों चीज़ें हैं, अच्छे और बुरे की सलाहियत, लेकिन फरिश्ते के पास नहीं है। आप फरिश्ता कठपुतली है, आप कठपुतली नहीं है। आपको तो ज़्यादा खुश होना चाहिए, मगर इन्होंने हमें कठपुतलियाँ बनाने पे तरजीह दी है। मैं तो नहीं इन चीज़ों पे कतन भी कायल इन चीज़ की, और मैं आप लोगों को भी कहती हूँ, अकीदत के आँखों से पट्टियाँ उतारिए और देखिए कि ये एक खबर में इन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने की हैसियत से अगर ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनकी साख बचाने के लिए इसको दबाया जाए, तो जहाँ पे जिस जगह पे इनकी ऑलरेडी एक साख बनी है, इनके अंडर कंट्रोल एरिया है, वहाँ पे ये क्या-क्या नहीं करते होंगे और क्यों नहीं करते होंगे? यही तो ताकत की नफ्सियात है। अगर हम लोग नहीं समझते या नहीं समझना चाह रहे, तो हम बेवकूफ़ हैं, ये नहीं। कहते हैं अब तक एक भी बेवकूफ़ ज़िंदा है, तो अक्लमंद कभी भूखा नहीं मर सकता। तो भई अगर हम ज़िंदा हैं अकीदतमंद, तो ये हमारे मफ़ाद परस्त कभी भी भूखे नहीं मर सकते, क्योंकि ये हमारे खून से, हमारे जो ये मफ़ाद परस्त टोला हमारी बेवकूफ़ियों से ज़िंदा है। आप इनको ज़िंदा रखने के लिए अपने लहू की कुर्बानियाँ मत दीजिए। आँखें खोलिए, अपनी नस्लों के लिए जीना सीखिए, अपने लिए। जी, अपने जमात के लोगों को तो डिसऑन करके तो अपना पीछा छुड़वा लेते हैं, लेकिन अपने जो ख़ानदान के लोग हैं, उसको डिसऑन भी उनको नहीं किया जाता और उनके जुराइम को सिर्फ़ छुपाने की कोशिश की जाती है। तो उनको आप किसी भी कम जी, जी, बिल्कुल, ज़ाहिर है उनको डिसऑन कैसे करेंगे? वो तो स्पर्म है, स्पर्म को कैसे डिसऑन करेंगे? वो बायोलॉजिकली नहीं ना कर सकते। तो वो तो ज़ाहिर-सी बात है, वो तो बाकी लोगों को तो कह देंगे, बाकी तो नज़रियाती ही है ना। जमात का ताल्लुक हर अकीदतमंद का मिर्ज़ा ख़ानदान से ताल्लुक नज़रियाती है। नज़रियात जो होते हैं उनको आप किसी भी लम्हे डिसऑन कर सकते हैं, क्योंकि ज़रा सी आप ऊंच नीच होगी, आपका इख्तलाफ होगा, तो बड़ा आसान होता है नज़रियात से डिसऑन करना ना। आपका मेरा ताल्लुक है, ज़ाहिदा कुछ भी हो, तो अगर आपका मेरा ज़रा सा इख्तलाफ होगा, मैं कहूँगी भई ये मेरे नज़रिया की हामी नहीं है, बट दैट्स इट। डिसऑन करना तो यही है ना, नज़रियाती तौर पे आपको कायल नहीं है, तो सिंपल इज़ दैट कि आपको आप दूसरा नज़रिया है, और हर कोई ईज़िली मान भी लेता है। लेकिन जहाँ पे गेम हो बायोलॉजिकली, जहाँ पे आप उस स्पर्म का हिस्सा हैं, जो सेम जो चला आ रहा है, जो मसीहाई करने का जिसका ऊपर ताज है, जिस स्पर्म ने पहना हुआ, और वही जो स्पर्म है पूरे ख़ानदान का एक ही स्पर्म है, तब उनमें से एक भी स्पर्म जो पीस है, अगर वो अंदर से आपको नज़र आता है कि डिफेक्टिव है, तो आपके लिए ऑटोमेटिकली आप उसको डिसऑन तो नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक ही बॉडी में से आया है ना। तो बायोलॉजिकली एक ही जो मसीहाई के आप जिसने ताज पहना हुआ है, उसी बुत का हिस्सा है ना वो वाला स्पर्म, उसी का पार्ट है। तो आप एक भी वहाँ डिफेक्टिव होता है, तो पूरा का पूरा बुत जो है उसके लिए सवाल उठने जो है बहुत जेन्युइन हो जाते हैं। तो ये इस चीज़ को बचाने के लिए वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे मामला फिर उसकी पूरी बुत की साख साख का मामला आ जाता है। तो उस बुत की जो उन्होंने बनाई हुई है साख अकीदत की, उसको बचाने के लिए ये पूरा का पूरा जो डिफेक्टिव स्पर्म है, उसको भी वो फिर ऑन करते हैं, या किसी ना किसी तरह हेर फेर करके इधर उधर करके वो कोशिश करते हैं कि वो वहीं का वहीं रहे, उस पर बात ना की जाए, उसको मतलब किसी को जवाब पेश किया जाए। तो ये वो माइंड सेट है। जी अफ़ाफ़, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह कि आपने इस मामले को एक्सप्लेन किया और हमें बताया कि ये किस तरह से होता है ये सब कुछ जमात में। जज़ाकल्लाह।